गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम अपना कंप्यूटर का ये सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें स्टार्ट करेंगे हम इंटरनेट से। देखो इंटरनेट क्या है, पूरी जो दुनिया है इसको कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जोड़ देना ही इंटरनेट होता है। इसको इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी बोलते हैं या इंटरनेशनल नेटवर्क भी बोलते हैं। जब कंप्यूटर नेटवर्क को संचार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है पूरी दुनिया भर के कंप्यूटरों के नेटवर्क को, तो उसी को ग्लोबल नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या है, डाटा जैसे डाटा को ईमेल के थ्रू, फाइल के थ्रू या रिज्यूम के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए आईएसपी की सहायता लेनी होती है। आईएसपी क्या होता है? यह वो कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है। ठीक है, इंटरनेट प्लस सर्विस जो प्रोवाइडर हैं। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनियों के कुछ नाम हैं आईएसपी कंपनी के, ये देख लेते हैं। जैसे एमटीएनएल है, रिलायंस है, टाटा कम्युनिकेशन है, बीएसएनएल है, एचएफसीएल है, भारती एयरटेल है। ठीक है, सीपी कंपनी है, हैथवे केबल है। ये सभी क्या हैं? आईएसपी कंपनीज हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेट को ARPA द्वारा विकसित किया गया था। अरपा का फुल फॉर्म क्या था? देखो, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। यह अमेरिका का एक रक्षा विभाग की एजेंसी थी। तो इसने सबसे पहले इंटरनेट को विकसित किया था। ठीक है, अमेरिका रक्षा विभाग का एक संस्थान है जो अरपा है, ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, बाद में इसका नाम अरपानेट पड़ गया। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत जो हुई थी वो 15 अगस्त 1995 को हुई थी, या फिर 14 अगस्त 1995 को बीएसएनएल के द्वारा की गई थी। बीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या थी? विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, इंटरनेट के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें देखो क्या क्या होता है। आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर टीसीपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर एप्लीकेशन होते हैं, वे सारे ऐप जो यूज़र द्वारा इंटरनेट की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं वो सभी एप्लीकेशन होते हैं। इसमें देखो SMTP एंड FTP होते हैं एप्लीकेशन जो रहते हैं। दोनों प्रोटोकॉल कार्य करते हैं इनमें। कौन कौन से? SMTP एंड FTP। डाटा को पैकेट के रूप जो डाटा होता है वो पैकेट के रूप में आता और जाता है। यह डाटा का सबसे छोटा समूह है। इन्हें बांटने का कार्य जो करता है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करता है, और इन्हें जोड़ने का भी काम टीसीपी करता है। जो पैकेट के थ्रू डाटा रन होता है तो उसको जो जोड़ने और बांटने का जो काम होता है पैकेट के रूप में, वो कौन करता है? टीसीपी करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, यह कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। जो टीसीपी है वो कैसा है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। यह डाटा को इन टू इन ट्रांसमिशन प्रदान करता है। ठीक है, आईपी क्या होता है? देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह डाटा को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रिसीवर को एक एड्रेस देता है जिसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसमें ये टेलीफोन लाइन के साथ ही ये रन होती है। इसमें लैन केबल लगा के कंप्यूटर के लैन पोर्ट से जोड़ के और लोकल एरिया नेटवर्क फिर बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा कनेक्शन टाइप हो गया? DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फिर क्या होता है? डायल अप कनेक्शन होता है। डायल अप कनेक्शन में क्या है? इसमें पहले से स्थापित टेलीफोन लाइन से इंटरनेट को जोड़ा जाता है। आईसीपी को इसमें क्या है? जैसे आईसीपी जैसे पहले से जो स्थापित टेलीफोन लाइन है उसके थ्रू जब हम कनेक्शन करेंगे तो क्या करेंगे? आईएसपी को पहले कॉल करेंगे, फिर डायल अप नंबर होगा एक स्प्लिटर के थ्रू, वो स्प्लिट हुआ रहेगा। डायल अप रिसीवर जो है जब इसको रिसीव कर लेगा तो फिर इंटरनेट स्थापित हो जाएगा। एक होता है ISDN, जो डाटा इंटरनेट कनेक्शन टाइप ही है ये भी। ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। जैसे WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। स्पीड इसमें ज़्यादा होती है ISDN में, 40 kb/s तक स्पीड रहती है। 64 kb/s तक डाटा टेलीफोन लाइन पर सेंड किया जाता है। ठीक है, जैसे मॉडेम के थ्रू जोड़ देते हैं ना बहुत सारे कंप्यूटर को, वही है ISDN नेटवर्क।
ठीक है। फिर है देखो DIA, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। यह DSL जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है उसी का ही विकसित रूप है जो DIA है, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। ठीक है। इसमें हाई स्पीड कनेक्शन होता है, एक टेलीफोन लाइन से सर्वर जुड़ा होता है, दूसरे से कंप्यूटर जुड़ा होते हैं। ठीक है। वायरलेस कनेक्शन क्या होते हैं, देखो वायरलेस कनेक्शन क्या होता है, जैसे वायरलेस कनेक्शन भी दो तरह के हैं, एक वाईफाई है, वायरलेस फिडेलिटी वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई की फुल फॉर्म होती है, वो एक वाईमैक्स होता है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है। अच्छा, वायरलेस कनेक्शन कैसे काम करता है, जैसे ISP से यूज़र तक जो जाती है, जो कनेक्शन जाती है वो रेडियो वेव्स के थ्रू जाती है, आवृत्ति लिंक होती है, इसमें इंटरनेट प्रदान होता है इसी के बेसिस पर। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। आपने देखा होगा जब मोबाइल से या फिर मोबाइल से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं वाईफाई के थ्रू, तो उसमें 8-10 लाइनिंग टाइप की आती हैं। सबसे ज़्यादा लाइनिंग आ रही है मतलब हाई डाटा मोड है वो, और लाइनिंग कम आ रही है तो फ्री फ्रीक्वेंसी लो होगी और लो डाटा मोड हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा लाइन दिखाई दे रही है उसमें कनेक्शन के टाइम पे तो फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी और हाई डाटा मोड हो जाएगा वो। ठीक है। इंटरनेट के उपयोग देख लेते हैं। ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन या डॉक्यूमेंट किसी एक संस्थान या व्यक्ति या संगठन को भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है। ईमेल भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है। अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, चैट के थ्रू ऑडियो वीडियो भेज सकते हैं, मैसेज टाइप कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, कोई भी टॉपिक ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाओ DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। जैसे @gmail.com है, प्रत्येक वेबसाइट की एक यूनिक ID होती है ये। ठीक है। प्रत्येक वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है जिसको IP एड्रेस भी बोलते हैं। आपको गंतव्य तक पहुंचाने का जो काम करता है वो DNS ही करता है, IP एड्रेस के थ्रू। जो DNS होता है वो आपको गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है IP एड्रेस के थ्रू ही। ठीक है। जो ये डोमेन नेम और IP एड्रेस हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्जन की जो प्रक्रिया है डोमेन नेम को IP एड्रेस में, इसको DNS ही कहा जाता है। ठीक है। IP एड्रेस क्या होता है, प्रत्येक कंप्यूटर की अपनी एक पहचान होती है जो इंटरनेट से कनेक्ट होने पर प्रदर्शित होती है। प्रत्येक IP एड्रेस के दो भाग होते हैं, एक नेटवर्क नंबर होता है, यह नेटवर्क की पहचान करता है जिसे इंटरनेट द्वारा असाइन किया जाता है। एक होस्ट नंबर होता है। ठीक है। होस्ट नंबर में क्या होता है, यह होस्ट की पहचान करता है जो नेटवर्क द्वारा असाइन किया जाता है। ठीक है। IP एड्रेस के वर्जन देख लेते हैं। IPv4 यह 4 समूहों में लिखा जाता है और इसे डॉट से अलग करते हैं, अर्थात यह 32 बिट का समूह होता है जिसे ऑक्टेट भी कहते हैं। जैसे 192.168.2.1 ये 4 पार्ट में होता है, 4 समूहों में होता है। ठीक है। रेंज जो रहती है IPv4 की 0 से 255 तक होती है। टाइप्स ऑफ रेंज टोटल 5 होती हैं इसमें। ठीक है। टाइप्स ऑफ रेंज के बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी रेंज क्लास जो रहती है वो A होती है, सबसे छोटी रेंज क्लास E होती है। क्लास A की रेंज 1 से लेकर 127 तक होती है, इसमें 127 होते हैं। क्लास B की जो रेंज होती है 128 से 191 होती है, 73 होते हैं इसमें। क्लास C की 192 से 223 तक होती है, 31 होते हैं। क्लास D की 224 से 239 होती है, 15 होते हैं। क्लास E की 240 से 254 तक होती है। ठीक है। 14 होते हैं इसमें। तो सबसे बड़ी रेंज किसकी हो गई, A की हो गई, इसमें 127 तक होस्ट नेटवर्क होते हैं। और जो सबसे छोटी होती है वो E होती है, इसमें कितने होते हैं, 14 होते हैं। अब क्लास A का देख लेते हैं। IP एड्रेस का जो रेंज है वो क्या रहता है, क्लास A का 1.0.0.1 से 126.255.255.254 होता है। फिर क्लास B का 1.0.1 से लेके 191.255.255.254 होता है। क्लास C का देख लेते हैं 192.0.1.1 से 223.255.254.254 होता है। क्लास D देख लेते हैं
224.0.0.0 से 239.255.255.255 होता है। क्लास ई देख लेते हैं 240 से 240.0.0.0 से 254.255.255.254। क्लास ए में जो नेटवर्क होते हैं 127 होते हैं। प्रत्येक नेटवर्क पर 16 मिलियन होस्ट सपोर्ट होते हैं। आईपी एड्रेस का जो इसका आईपी एड्रेस होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, देखो क्लास ए का network.host.host.host। क्लास बी देख लेते हैं, इसका आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, network.network.host.host। प्रत्येक नेटवर्क पर मैक्सिमम 65,000 होस्ट को सपोर्ट करता है, जो क्लास बी टाइप का जो रेंज है IPv4 का, ठीक है। क्लास सी का जो है 254 होस्ट को सपोर्ट करता है। ये आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है इसमें network.network.host होता है। क्लास डी का पहले ऑक्टेट के पहले 4 बिट 1110 होते हैं। प्रत्येक क्लास ए बी सी डी के ऑक्टेट के बिट सेट देख लेते हैं। क्लास ए के पहले ऑक्टेट का पहला बिट 0 होता है। क्लास बी का पहले ऑक्टेट के पहले 2 जो बिट होते हैं वो 10 होते हैं। क्लास सी के जो पहले ऑक्टेट का पहला 3 बिट होते हैं वो 110 होते हैं। IPv6 देख लेते हैं। यह IPv6 का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। यह आईपी एड्रेस का 6 वर्जन है जो कि 128 बिट का समूह होता है। इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक भी दोनों तरह के बिट यूज़ होते हैं। इसे कॉलन से अलग किया जाता है। दो जो अंगा वाली जो डॉट होती है ना, कॉलन बोलते हैं उसको, से अलग किया जाता है। 8 समूह का होता है, ठीक है। IPv4 4 समूह का होता है और IPv6 8 समूह का होता है। जैसे इसमें 8 ये समूह हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 सेमीकोलन से इनको अलग किया गया है 8 को। और पहले में जैसे 6A7 4 है, फिर सेमीकोलन 4 3 2 1 है, फिर सेमीकोलन 4ABC, फिर सेमीकोलन, फिर ऐसे करके 8 इसमें समूह में होगा ये, ठीक है, 128 बिट का। मैक एड्रेस देख लेते हैं। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यह निर्माणकर्ता द्वारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को दी गई एक यूनिक या आइडेंटिफायर आईडी होती है। यह मशीन या डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, देखो यह पहला वेब ब्राउज़र था जिसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था 1990 में। इसे वेब भी कहा जाता है। इसमें हाइपरलिंक के माध्यम से वेब पेजेस को आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिससे इन्फॉर्मेशन का एक समूह बन जाता है। अब वेब ब्राउज़र की सहायता से कोई भी इस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है। इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। सूचना आदान प्रदान होती है इसके थ्रू। जो प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं वो HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वेब पेज क्या होता है, देखो www पर संग्रहित प्रत्येक पेज को वेब पेज कहते हैं। इस पर ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन, हाइपरलिंक भी जोड़ सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। कैसे तैयार किया जाता है, ये जो वेब पेज है वो कैसे तैयार किया जाता है, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होता है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। हाइपरलिंक क्या होता है, देखो HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिस पर वेब पेज अटैच किया जाता है, ठीक है। बेस्ट कोचिंग, जैसे हम सर्च करते हैं ना, बेस्ट कोचिंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम इज SSG गुरुकुल, तो इसको हाइपरलिंक की सहायता से SSG गुरुकुल वेबसाइट पर लिंक कर दिया जाएगा, ठीक है। वेबसाइट क्या होती है, यह वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जिसे किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है और सर्वर पर होस्ट कर दिया जाता है। सामान्यतः यदि संगठन द्वारा वेबसाइट बनाया गया है तो वह उसके अपने संगठन की जानकारी व उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उल्लेख करता है। यदि कोई यूजर सर्विस लेना चाहता है तो वह वेबसाइट से ही ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी स्वीकृत हो बुकिंग या पेमेंट या COD का भुगतान कर सकता है। प्रत्येक वेबसाइट का अपना एक डोमेन नेम होता है। वेबसाइट 2 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक वेबसाइट, इसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या डाटाबेस नहीं चाहिए। जो स्टैटिक वेबसाइट होता है इसमें क्या होता है, इसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या डाटाबेस नहीं चाहिए। इसमें निर्माणकर्ता एक बार वेब पेज या कंटेंट बना देता है और सर्वर पर होस्ट कर देता है। एक बार होस्ट हो जाने के बाद इस डाटा को अपनी इच्छानुसार बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं,
दूसरा क्या होता है, दूसरी टाइप की जो वेबसाइट होती है वो डायनामिक वेबसाइट होती है। इसमें प्रोग्राम भाषा और डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है और सर्वर पर होस्ट हो जाने के बाद में इसमें इच्छानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है डायनामिक वेबसाइट में। यूआरएल क्या होता है, देखो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसे वेब एड्रेस भी कहा जाता है। इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, देखो प्रोटोकॉल होता है, सेमीकोलन, फिर स्लांट होस्ट नेम, फिर स्लांट, फिर अदर इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। प्रोटोकॉल जो रहेगा वो दो कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, HTTP है, HTTPS है, FTP है, न्यूज़ ग्रुप है, गोफर है। ठीक है, जो HTTP है वो मैक्सिमम यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है। वेब रिसोर्स में सर्वाधिक यूज इसका किया जाता है। जैसे URL है HTTPS ://SSG gurukul.com। ठीक है, फिर रिलेटिव URL होता है, उससे रिलेटेड कौन सा हो जाएगा, जैसे HTTPS ://SSG gurukul.com, फिर स्लांट कोर्स, ये हो गया रिलेटिव URL। फिर एब्सोल्यूट URL जो लास्ट में एकदम फाइनल पॉइंट तक जाता है, उसके बाद में वो कोई URL नहीं रहेगा उसका, तो एब्सोल्यूट URL रहेगा, जैसे HTTPS ://SSG gurukul /course /RPF कांस्टेबल बैच। ठीक है, फिर आ गया वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है, www में रखी या संग्रहित वेब पेजों को पढ़ने या देखने के लिए यूज़र को एक वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है, जिसमें वह सर्च इंजन या URL का प्रयोग करके सीधे उस वेब पेज को एक्सेस कर सकता है। वेब ब्राउज़र दो प्रकार का होता है, जैसे एक है टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र। इस ब्राउज़र पर सभी जानकारी सिर्फ टेक्स्ट के रूप में होती है। इसमें ग्राफ, चित्र, ऑडियो, वीडियो या मीडिया कुछ भी शो नहीं होता है, जो टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र होता है। जैसे लाइनक्स था, लाइनक्स ब्राउज़र क्या था, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र था लाइनक्स, और जैसे यूनिक्स उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता था। ठीक है, ग्राफिक्स बेस्ड वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, सामान्य रूप से यही ब्राउज़र यूज़ होते हैं, यूज़र यूज़ करता है भी इन्हीं ग्राफिक्स बेस्ड वेब ब्राउज़र को, जिसमें सभी मीडिया और टेक्स्ट सपोर्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें ग्राफिक बेस्ड वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं, जैसे गूगल क्रोम है, 2008 में गूगल ने बनाया था इसको। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, 16 अगस्त 1995 को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। ओपेरा ब्राउज़र है, 1995 में नॉर्वे में बनाया गया था ये। मोजिला फायरफॉक्स 2004 में आया था। टोर ब्राउज़र भी है, जैसे हैं सफारी का, एप्पल का सफारी ब्राउज़र है, 2003 में आया था। पहला जो वेब ब्राउज़र है मोज़ैक था, MOSAIC मोज़ैक, मार्क एंडरसन द्वारा 1993 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, बनाया गया था। नेटस्केप नेविगेटर है, 1994 में आया था दूसरा। टॉर ब्राउज़र क्या होता है, देखो टोर ब्राउज़र यह एक वेब ब्राउज़र ही है, लेकिन यह प्रत्येक वेबसाइट को अलग अलग दिखाता है। ठीक है, थर्ड पार्टी इस तक नहीं पहुंच पाती है तथा विज्ञापन आपका अनुसरण नहीं कर पाता है टोर ब्राउज़र में। ब्राउजिंग समाप्त करते ही कुकी अपने आप समाप्त हो जाती है। गूगल क्रोम से संबंधित शॉर्टकट कीज देख लेते हैं। Ctrl+N जो होता है न्यू विंडो ओपन करता है। Alt+F4 क्लोज कर देता है करंट विंडो को। Ctrl+T से न्यू ओपन विंडो न्यू हो जाती है। Ctrl+Shift+T से जो पुरानी विंडो थी, ओल्ड विंडो, उसमें वो ओपन हो जाती है। जो हमने पहले ओपन की थी और क्लोज कर दी थी वो इसमें ओपन हो जाएगी। ठीक है, एक तरह से रिफ्रेश वाली बटन की तरह काम करता है Ctrl+Shift+T। ठीक है, ओल्ड विंडो ओपन हो जाएंगी और इसको 2-3 बार दबाएंगे तो उससे पहले ओल्ड जो हुई थी वो होगी, उससे पहले जो ओल्ड हुई थी वो होगी, बार बार इसको दबाते जाएंगे तो ठीक है ओल्ड विंडो ओपन हो जाएगी इसमें। Ctrl+H से हिस्ट्री पेज आ जाएगा। Ctrl+J से डाउनलोड आ जाएगा। Ctrl+P से प्रिंट हो जाएगा। F5 से रीलोड करंट पेज हो जाएगा। Ctrl+D से बुकमार्क दिस पेज हो जाएगा। ठीक है, सर्च इंजन देख लेते हैं। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट के डेटाबेस या सूचनाओं या चित्रों या ऑडियो या वीडियो को ढूंढने में यूज़र की मदद करता है। यदि यूज़र के पास करेक्ट URL नहीं है, सर्च इंजन की मदद से वह अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। इसके लिए टाइटल या कीवर्ड का यूज़ करेगा, जिसके बारे में खोजना है वो डालेगा उसमें। ठीक है, सर्च करने पर जो रिजल्ट डिस्प्ले होता है उसका क्रम मैक्सिमम टू मिनिमम होता है। एग्जाम्पल की बात करें, सर्च इंजन कौन कौन से हैं, जैसे गूगल है, याहू है, ask.com है, बिंग है, डकडकगो है। ठीक है, गूगल के बारे में देख लेते हैं। इसका आविष्कारक जो था वो सर्जी ब्रिम और लैरी पेज थे। ठीक है, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़े हुए थे। ठीक है,
और इसी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया से ही एक जय यांग एंड डेविड फिलो थे जिन्होंने 1994 में याहू की स्थापना कर दी थी। ठीक है, ask.com आस्क ब्राउज़र एक्सटेंशन का ही ये पार्ट है। ask.com का कॉमर्स और ई बिज़नेस में यूज़ होता है। ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड वेब ब्राउज़र है। ठीक है, सर्च इंजन है, सॉरी, ask.com जो है, इसकी जो खोज करी गई थी वो 1994 में बनाया गया था। ये 1996 में, सॉरी, ask.com किसने बनाया था? गैरेट गार्नर और डेविड बार्थन ने 1996 में। बिंग की जो स्थापना है वो 3 जून 2009 से चल रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। वेब लैंग्वेज देख लेते हैं। वेब पेजेस में 3 तरह की लैंग्वेज का यूज़ होता है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज सिर्फ टेक्स्ट के रूप में दिखेगा। पैराग्राफ, हेडर, फुटर, हेडिंग या फिर लिंक होंगी उसमें। ठीक है, टेक्स्ट वाले पार्ट होंगे ये सभी, पैराग्राफ, हेडर, फुटर, हेडिंग, लिंक वगैरह। HTML में ओनली टेक्स्ट। ठीक है, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, स्टाइल, स्क्रीन सेवर, गिफ्ट, आकर्षक वेब पेज बनाने वाले जो एलिमेंट हैं उसके लिए अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वेब लैंग्वेज का यूज़ करना है तो CSS का यूज़ करेंगे। ठीक है, CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी। वर्तमान में वेब पेजेस में HTML प्लस CSS दोनों का प्रयोग करते हैं। जावा स्क्रिप्ट क्या है? यह पावरफुल प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका प्रयोग वेब पेज बनाने में और एप्लीकेशन बनाने में किया जाता है, जावा स्क्रिप्ट का। इसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट भी बोलते हैं या सर्वर साइड स्क्रिप्ट भी बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट को। ठीक है, मैक्सिमम जो है इसमें डायनामिक वेबसाइट का ही वो करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं इसके थ्रू, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, ईमेल क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के द्वारा विभिन्न लोगों के बीच संदेश का आदान प्रदान इसके द्वारा किया जाता है। जैसे टेक्स्ट भेजना हो, ऑडियो भेजनी हो, वीडियो भेजनी हो, कोई एनिमेशन भेजना हो, इमोजी भेजना हो, GIF भेजना हो कुछ, तो फिर ईमेल का यूज़ हम कर सकते हैं। यह एक साथ कई लोगों को एक बार में ही भेजा जा सकता है। ईमेल भेजने के लिए ईमेल एड्रेस चाहिए, जिसने भेजा है और जिसको भी भेजना है दोनों के पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल की भाषा जो होती है वो बाइनरी डाटा आधारित होती है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज। ठीक है, स्ट्रक्चर, जो ईमेल का स्ट्रक्चर होता है उसके 5 भाग होते हैं। ईमेल एड्रेस, हेडर, बॉडी, सिग्नेचर, अटैचमेंट। ईमेल भेजने के लिए ईमेल सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे gmail.com हो गया, hotmail.com हो गया, redifmail.com हो गया, yahoo.com हो गया, amazon.com हो गया। जीमेल ID प्राप्त करने के लिए जीमेल साइट या जीमेल ऐप का यूज़ करते हैं। जीमेल पे जाके पहले एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसमें डिटेल डालेंगे, नेम, DOB, जेंडर वगैरह, फिर फ़ोन नंबर डालेंगे। अगर दोगे तो उस पर एक सीक्रेट कोड आएगा, वो ऑप्शनल होता है फ़ोन नंबर डालना। फिर रिकवरी मेल डालेंगे, ये भी ऑप्शनल होता है। यदि आप अपना ईमेल एड्रेस का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आसानी से रिकवर किया जा सकता है इसी रिकवरी मेल पे। यूज़र नेम और डोमेन @ क्या है? यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग करता है ये। ठीक है, जैसे आप मेरी जो ईमेल ID जैसे rsingh@gmail.com है, तो rsingh जो है वो यूज़र नेम है और gmail.com क्या है? डोमेन नेम है। स्ट्रक्चर ऑफ जीमेल देख लेते हैं। इसमें जो टू लिखा रहता है वो प्राथमिक प्राप्तकर्ता रहता है। प्राथमिक ईमेल एड्रेस प्राप्तकर्ता जो रहता है उसको 2 में लिखेंगे। CC क्या होता है? कार्बन कॉपी होती है, द्वितीयक प्राप्तकर्ता इसे ईमेल की कॉपी भेजते हैं। BCC क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, द्वितीयक प्राप्तकर्ता का एड्रेस होता है। इसमें प्राथमिक प्राप्तकर्ता ने यह संदेश कितने लोगों को भेजा है यह द्वितीयक प्राप्तकर्ता को नहीं पता चलता है, जो BCC होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, इनबॉक्स क्या होता है? आपको जो भी संदेश प्राप्त होंगे वो सभी इसमें दिखेंगे। आउटबॉक्स क्या होता है? जब आप किसी मैसेज को भेजते हैं तो वो अपने पहले आउटबॉक्स में भेजा जाता है। जब मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाता है तो मैसेज आउटबॉक्स से सेंड बॉक्स में चला जाता है। मैसेज सेंड जब हो जाएगा आउटबॉक्स से, जब मैसेज रिसीव्ड हो जाएगा तो फिर सेंड बॉक्स में चला जाएगा। ठीक है, और रिसीवर के इनबॉक्स में देखेगा वो फिर।
ड्राफ्ट क्या होता है, देखो यदि आपको कोई मैसेज पहले लिखकर सेव करना हो तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्पैम या जंक मेल क्या होती है, अनआइडेंटिफाइड या अवांछित या संदिग्ध मैसेज होते हैं। कौन सा स्पैम है, जीमेल या अन्य मेल कंपनी जो रहती हैं उस ऑटोमेटिक आइडेंटिफायर लगा के रखते हैं। रिप्लाई या रिप्लाई ऑल क्या है, जो मैसेज प्राप्त हुआ है उसका उत्तर देने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड क्या है, जो आपको संदेश प्राप्त हुआ है उसे किसी और को भेजने के लिए यूज़ करते हैं। इसका ट्रेस क्या होता है, जब कोई मैसेज डिलीट कर देते हैं वो सबसे पहले ट्रेस में चला जाता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में देख लेते हैं अभी। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, यह कंप्यूटर के संसाधन जैसे डेटा, सर्वर या सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के माध्यम से डिलीवरी प्रदान करता है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है। अर्थात कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की जगह या सर्वर पर होस्ट किए गए जो भी स्टोरेज हैं उन्हें सर्वर पर ही सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए डाटा, सॉफ्टवेयर, ऐप को कंप्यूटर मेमोरी में सेव न करके सर्वर पर ही सेव कर सकते हैं, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कौन कौन सी हैं, देखो जैसे AWS है, अमेजॉन वेब सर्विस, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ड्रॉप बॉक्स है, ओरेकल क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर है, IBM क्लाउड सर्विसेज हैं। ये सभी क्या हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं। क्लाउड सर्विस को दो भागों में बांट सकते हैं, लोकेशन के आधार पर और सर्विस के आधार पर। लोकेशन के आधार पर अगर बात करें तो ये क्लाउड जो सर्विस है वो 3 तरह की है, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या है, इसमें सभी कंप्यूटर रिसोर्स आते हैं जैसे मैक्स स्टोरेज, डाटा, सॉफ्टवेयर, ऐप आदि पब्लिक क्लाउड में। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड में क्या है, यह किसी कंपनी या संगठन द्वारा प्रयोग किया जाता है, वही रिसोर्स होते हैं जो उस कंपनी को चाहिए रहते हैं। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट जो क्लाउड है उन दोनों का मिक्सर हाइब्रिड क्लाउड होता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। अभी हमने ये देखा लोकेशन के आधार पर, अभी सर्विस के आधार पर देख लेते हैं। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो कितने प्रकार की होती है, जैसे IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इस क्लाउड सर्विस में CSP जो कंपनी होती है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी होती है, वो सर्वर, नेटवर्क, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मशीन ये प्रोवाइड करती है। फिर होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, नंबर 2 प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जैसे टेस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, होस्टिंग वगैरह इस पर होती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसमें मेंबरशिप लेकर किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे MS ऑफिस हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रॉफिट देख लेते हैं। इसमें असीमित डाटा को स्टोर किया जा सकता है, स्टोरेज को परचेज कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी होती है, कैपेसिटी जितनी चाहिए उतनी हम ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, घर बैठे ही किसी भी कंपनी से सर्विस ले सकते हैं। डाटा की सिक्योरिटी और सर्विस इसमें अच्छी होती है। ठीक है, अगर ID पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवर आसानी से हो जाता है। ठीक है, डाटा का बैकअप कभी भी ले सकते हैं, अगर डाटा लॉस हो तो आसानी से रिकवर हो जाएगा। AI देख लेते हैं अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। डाटा को कलेक्ट करना और एटमॉस्फेयर और के हिसाब से उस पर डिसीजन लेना और एनालाइज करना, ये सब पहचानना है। ठीक है, ह्यूमन डिसीजन ये सब पहचानना होता है। डाटा कलेक्ट करना, एटमॉस्फेयर के हिसाब से रिप्लाई करना, एनालाइज करना उसको, ये सब पहचान होती हैं इसकी ह्यूमन डिसीजन के हिसाब से। ठीक है, यह कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसमें कंप्यूटर या मशीनों को मानव की तरह कार्य करना सिखाया जाता है। जैसा मानव सोचते हैं, मानव समझते हैं और जैसा महसूस करके उत्तर देते हैं, उसी तरीके से मशीनों या कंप्यूटरों को ट्रेन करना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। AI रिसर्च को इंटेलिजेंट एजेंट कहा जाता है। हाई प्रोफाइल एप्लीकेशंस विच आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन AI पर आधारित उच्च स्तरीय ऐप कौन कौन से हैं, जैसे सर्च इंजन हो गए, गूगल सर्च हो गया, ये सब क्या है, AI आधारित उच्च स्तरीय ऐप हैं। और देख लेते हैं, जैसे सिस्टम बेस्ड ऐप हैं, यूट्यूब, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स। ह्यूमन स्पीच रिकॉग्निशन ऐप हैं, गूगल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा है, सेल्फ ड्राइविंग कार, वेमो ऐप है। ये सभी क्या हैं, AI आधारित उच्च स्तरीय ऐप हैं ये। ठीक है,
प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव टूल्स देख लेते हैं, जैसे चैट जीपीटी है, एआई आर्ट्स है, गेम ऐप देख लेते हैं, चेस, पजल, ह्यूमन लेवल तक उसमें सेटिंग कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ एआई देख लेते हैं। 1955-56 में जॉन मैकार्थी द्वारा एआई का आविष्कार किया गया था। 1961 में जॉर्ज डोबेल द्वारा एआई आधारित एक औद्योगिक रोबोट बनाया था, यूनिमेट नाम था उसका। नोट देख लेते हैं कि जो प्रोफेसर राजा रेड्डी हैं वो भारत में फादर ऑफ एआई हैं। 1964 में जॉर्ज डोबेल द्वारा ही स्टूडेंट एआई ऐप बनाया गया था। एलजेब्रा जो रहता है गणित का, बीजगणित का, उनके प्रश्नों को हल करने के लिए। किसने? जॉर्ज डोबेल ने 1964 में स्टूडेंट एआई। ठीक है। 1964 में ही देखो एलिजा रोबोट बनाया था, जो यह क्या करता था, यह मनुष्य के साथ बातचीत करने में सक्षम था। एनएलपी पे ये प्रोसेसिंग करता था। एनएलपी क्या थी? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज़ होता था इसमें। आविष्कार जोसेफ बेइज बे नाम ने किया था। एलिजा रोबोट जो है एनएलपी पे जो काम करता था, मनुष्य के साथ बातचीत करने में सक्षम था, जो 1964 में एलिजा रोबोट। किसने आविष्कार किया था? जोसेफ बेइज बेनाम। 1996 में पहला मोबाइल रोबोट आया, सैकी। ठीक है। 1999 में आइबो पहला रोबोट जो अपने मालिकों के साथ वातावरण अनुसार संवाद कर सकता था। इसको सोनी द्वारा बनाया गया था, आइबो को, AIBO। 2002 में पहला वैक्यूम क्लीनर रोबोट आया, रोम्बा। 2002 में पहला वैक्यूम क्लीनर रोबोट रूम्बा लॉन्च हुआ। 2011 में सिरी आया एप्पल का। 2012 में गूगल का ओके गूगल आया। 2014 में चैट जीपीटी आई। 2016 में सोफिया आया, पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है। पहला रोबोटिक नागरिक भी यही है, सोफिया 2016 में आया। बाइडू ने लीनियर फोल्ड एआई बनाया, जो कि कोरोना की वैक्सीन बनाने में सक्षम था। 2022 में चैट जीपीटी आता है। एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लेते हैं। गलतियां मनुष्य की अपेक्षा कम होंगी। वॉइस रिकॉग्निशन ऐप ओके गूगल, सीरी, एलेक्सा वगैरह। ठीक है। फास्टर कैलकुलेशन होगा, फास्टर डिसीजन ले पाएगा, ये फास्टर रिजल्ट देगा। ठीक है। अभी देख लेते हैं, जहाँ मनुष्य की जान को खतरा है वहाँ यह लाभदायक है। समुद्र के सबसे गहरे हिस्से का जैसे पता लगाना हो तो एआई का यूज़ कर सकते हैं। तेल या कोयला खदान में यूज़ करना हो, जहाँ मानव का जाना थोड़ा रिस्की होता है, वहाँ पर इसको तो कोई रिस्क होती नहीं है, तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। बम को डिफ्यूज़ करना हो तो भी उसका यूज़ कर सकते हैं। एआई के नुकसान देख लेते हैं। सभी मशीनों पर निर्भर हो जाएंगे, बेरोज़गारी फैलेगी क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ी रही है, इंसान आलसी बन जाएगा, इमोशंस नहीं होते हैं इसमें। ठीक है। टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एआई देख लेते हैं। दो टाइप्स पे हम इसको बांट सकते हैं, क्षमता के आधार पर और कार्यात्मकता के आधार पर। क्षमता के आधार पर मतलब बेस्ड ऑन कैपेसिटी, एंड कार्यात्मकता के आधार पर मतलब बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज़। तो बेस्ड ऑन कैपेसिटी देख लेते हैं। क्षमता के आधार पर एआई कितने प्रकार की होती है? 3 तरह की है, ANI, AGI और ASI। ANI क्या है? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। AGI क्या है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एंड ASI क्या है? आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। इसी तरह से कार्यात्मकता के आधार पर अगर बात करें बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज़ के आधार पर, तो 4 तरह की है एआई की जो भेदता है। रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हम ही क्षमता के आधार पर, थोड़ा सा एलेबोरेट कर देते हैं इनको। जो पहला है ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ये वीक एआई या नैरो एआई भी इसको बोलते हैं। यह पैरामीटर प्लस कॉन्सेप्ट के बेस पर काम करता है। डाटा स्टोर करने की क्षमता इसमें नहीं होती है। यह मनुष्य जैसा बिहेव नहीं करती है। यह वही विशेष कार्य करती है जिसके लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। जैसे NLP बेस्ड होता है, ये जो नैरो एआई है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ये NLP बेस्ड होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर प्रोग्राम पे काम करता है ये। जैसे वॉइस रिकॉग्निशन है, ओके गूगल, सीरी, कॉर्टोना है, एलेक्सा है। फेस रिकॉग्निशन ऐप है, जो पासवर्ड बेस्ड होती है फेस को देख के। ठीक है। इमेज रिकॉग्निशन है, ड्रोन, गेम्स, वेमो है, ये सभी किस में आते हैं? वीक एआई में आते हैं। IBM का सुपर वाटसन कंप्यूटर भी किसका उदाहरण है? वीक एआई का है। वाटसन सुपर कंप्यूटर या सुपर वाटसन कंप्यूटर, वीक एआई ही बेस्ड होता है ये। फिर दूसरे नंबर पर आ जाओ, जनरल एआई या स्ट्रॉन्ग एआई भी इसको बोलते हैं, या डीप एआई भी बोलते हैं। इस पर कार्य चल रहा है। कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित हुए हैं जनरल एआई वाले, जो मनुष्य की तरह सोच और समझ और कार्य कर सकते हैं।
हैं। फिर है सुपर एआई, ये फ्यूचर का फिनोमेनॉन है। यह मनुष्य की तुलना में कई गुना स्ट्रॉन्ग वर्क कर सकता है, प्लान कर सकता है, लर्न कर सकता है, डिसीजन ले सकेगा, ठीक है, ले पाएगा, सॉरी, सकता है नहीं, सकेगा, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ये डिसीजन ले सकेगा, जो सुपर एआई का जो फॉर्मेट है, ठीक है। अभी देख लेते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज़। रिएक्टिव मशीन, यह यूज़र की बेसिक नीड्स को पूरा करती है। इंस्टेंट रिएक्ट करने के कारण इसे प्योरली रिएक्टिव मशीन कहते हैं। स्टोरेज नहीं होता है, अर्थात भविष्य में कार्य नहीं हो सकते हैं। इसका यूज़ गेम में किया जाता है। लिमिटेड मेमोरी, डाटा को कुछ अवधि के लिए स्टोर कर सकते हैं। रिएक्टिव मशीन का एडवांस वर्जन होता है ये, ठीक है। थ्योरी ऑफ माइंड, मनुष्य की तरह कार्य करना, सोचना, समझना, डाटा अपलोड करना, रिजल्ट और रिप्लाई करना, ये इसमें यूज़ होता है। सेल्फ अवेयरनेस, डाटा अपलोड करना, अवेयरनेस, सेल्फ डिसीजन, रिजल्ट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, ये भी फ्यूचर प्रोमिनॉन है जो सेल्फ अवेयरनेस वाला है। एआई के 5 बिग आइडियाज़ देख लेते हैं। परसेप्शन, प्रेजेंटेशन, लर्निंग, ह्यूमन एआई इंटरेक्शन एंड सोशल इम्पैक्ट, ये 5 इसके बिग आइडियाज़ हैं। कौन कौन से? परसेप्शन, प्रेजेंटेशन, लर्निंग, ह्यूमन एआई इंटरेक्शन एंड सोशल इम्पैक्ट। एआई प्रपोज्ड सिंबल्स देख लेते हैं, ट्रू और फॉल्स, सत्य व असत्य, ठीक है। एआई के ब्रांचेस देख लेते हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। एआई के ब्रांचेस कौन कौन से हैं? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, एनएलपी एंड कंप्यूटर वर्जन। सबसे पहले मशीन लर्निंग देख लेते हैं। जैसे मनुष्य अपने अनुभवों से सीखता है, वैसे ही मशीन अपने अंदर मौजूद डाटा से सीखती है। निर्णय लेना या डाटा को एनालाइज करना, ये सब मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। द फादर ऑफ मशीन लर्निंग कौन है? 1959 में आर्थर सैमुअल, ठीक है। यह पहला कंप्यूटर लर्निंग प्रोग्राम लिखा था इन्होंने, ठीक है। पहला कंप्यूटर लर्निंग प्रोग्राम 1959 में आर्थर सैमुअल ने लिखा था। टाइप ऑफ मशीन लर्निंग देख लेते हैं। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग या पर्यवेक्षित बोलते हैं हिंदी में। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अपर्यवेक्षित। सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अर्ध पर्यवेक्षित। रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग, सुदृढ़ीकरण, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। इन मशीनों में न्यू डाटा अपलोड होता है। एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन आंसर, इसमें आप एक बार फीड कर दीजिए तो उसी डाटा से न्यू क्वेश्चन आंसर ये बना देगा, ठीक है। न्यू क्वेश्चन एंड न्यू आंसर बना देगा डाटा को एनालाइज करके, ठीक है। अपने डाटा से ही नया सीखते रहना है, इसका काम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है? क्वेश्चन आंसर कुछ या एग्जाम्पल कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करेगा? अपना जो ओल्ड डाटा है उसी को न्यू बना देगा। डाटा को न्यू क्वेश्चन, एग्ज़ाम आंसर, रिएक्शन वगैरह सब ये अपने आप सेट कर देगा, जो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होता है। इसमें डाटा क्वेश्चन आंसर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही क्वेश्चन आंसर बना देगा। लेकिन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होता है? इसमें क्वेश्चन आंसर डालने पड़ेंगे, उसके बाद ही अपने डाटा से सीख के नए क्वेश्चन और नए आंसर बना देगा, ठीक है। सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, यह सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का मिक्सचर होता है। फॉर फ्यूचर के लिए रीइंफोर्समेंट का यूज़ होगा। नो नीड टू अपलोड डाटा, रीइंफोर्समेंट में कोई डाटा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इट विल अडोप्ट, ऑटोमेटिक अडोप्ट कर लेगा, ये स्वतः ही डाटा बनाएगा, ठीक है। मनुष्य के बीच रहकर उसकी स्थिति, कार्य और वातावरण से लर्न करके और उन्हीं पॉइंट्स पे ये ऑटोमेटिक डाटा फॉर्म करेगा, ठीक है। रिवार्ड और पेनल्टी ये सभी इसको दिए जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस और स्टोरेज ऑफ मशीन लर्निंग, इनपुट डाटा, डाटा एनालाइज, फाइंड पैटर्न, प्रेडिक्शन, स्टोर द फीडबैक, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने मशीन लर्निंग के आधार पर ट्यूरिंग टेस्ट बनाया, जो इंसानों की तरह सोच समझकर जवाब दे सकती थी, ठीक है। द परसेप्शन देख लेते हैं। परसेप्शन, यह दुनिया का पहला न्यूरल नेटवर्क था, अर्थात यह मनुष्य की नकल करने में सक्षम मशीन थी, ठीक है। फ्रैंक रोजेनबोल्ट ने इसका आविष्कार किया था। द फादर ऑफ डीप लर्निंग, स्टैनफोर्ड कार्ट 1979 में। यह ऐसी मशीन है जो अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है अवरोध आने पर, ठीक है। गैरोल्ड डेजोंग एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग कॉन्सेप्ट दिया था, जो आज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग कहलाता है। 1997 में IBM द्वारा डीप ब्लू प्लस रोबोट चेस प्लेयर जे गॉर्जी
कैप्रोव जो शतरंज खिलाड़ी था वो हार गया था, और जो डीप ब्लू जो था IBM द्वारा जो बनाया गया था रोबोट, वो जीत जाता है। ठीक है। 2012 में गूगल एक्सलैब आया। अलजेब्रा जो यह बताता है कि दुनिया के यूज़र क्या डाटा ज़्यादा सर्च करते हैं। गूगल जो एक्सलैब है 2012 का। तो यूट्यूब पर अगर चेक किया गया तो पता चला कि लोग सबसे ज़्यादा जो चेक करते हैं, सर्च करते हैं, वो कैट करते हैं, बिल्लियाँ करते हैं। ठीक है। 2014 में डीप फेस आया। किसी फ़ोटो को मैच करना हो फेसबुक पर, फिर उसको टेस्ट करके पता चल जाता था कि किससे मैच कर रहा है। ठीक है। डीप लर्निंग क्या है, देखो, ह्यूमन ब्रेन की कॉपी करना ही डीप लर्निंग है, एक तरह से बोल सकते हैं आप। डीप लर्निंग में फर्स्ट लेयर जो रहती है, इसमें इनर या इनपुट या फिर डेंस लेयर भी कहते हैं इसको। NLP क्या है, मनुष्य द्वारा जो भाषा बोलते हैं समझते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट होती है, टेक्स्ट टू स्पीच होती है। AI लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, देखो, प्रोलॉग होती है, जावा होती है, लिस्प होती है। AI लैंग्वेज में प्रोलॉग का यूज़ होता है, जावा का होता है और लिस्प का होता है। मोस्ट यूजेस जो है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM लिस्प का यूज़ करते हैं। ठीक है। AI में शामिल लर्निंग, नॉलेज और प्लानिंग होती है। कंप्यूटर विजन क्या होता है, देखो, इमेज ब्रेक करना, परफेक्ट इमेज प्राप्त करना, नॉइज़, माउथ, आई सब मिला के इमेज सर्च हो जाती है, तो फिर से वो पता चल जाता है किससे मैच कर रही है। ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कंप्यूटर की 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी हम 2 या 3 क्लास और करेंगे इसकी, और पूरा कंप्यूटर ख़त्म हो जाएगा। जो UPSSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ही बेनिफिशियल होगा दोस्तों। ये रिवीजन के लिए क्लासेस बनाई गई हैं दोस्तों। तो आप ये सोचें कि डीप आपकी इसमें स्टडी हो जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। जस्ट आप रिवीजन के तौर पर इन क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।